मैम, एक अच्छे वकील की सबसे बड़ी खूबी तेज दिमाग या बेहतरीन आवाज़ बोलने की कला? दोनों चीज़ें इन एडिशन टू कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। एक अच्छे वकील होने के लिए ना तो आपको इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, ना आपको बहुत अच्छी आवाज़ होने की ज़रूरत है। आपके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। आपको मैं बताऊं, हमारा जो प्रोफेशन है सबसे कम इन्वेस्टमेंट का प्रोफेशन है। इसकी कुल मात्र एक इन्वेस्टमेंट है कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। ना तो आपको लाइब्रेरी की ज़रूरत है, बिकॉज जो सीनियर के पास आप काम सीखेंगे वहाँ लाइब्रेरी है। अगर सीनियर नहीं मिलते तो हमारी हर बार की एक लाइब्रेरी है। आप काम शुरू करेंगे, लाइब्रेरी की फुल सपोर्ट है। मैम, आपने हैंडराइटिंग, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, ये फाउंडेशन कोर्स भी किया है, ये कितना मदद कर रहा है मैम आपके? बहुत ज़्यादा। आर्टिकल्स भी लिखते हैं आपने, बहुत सारे लॉ एंड वुमेन के ऊपर आपने काफ़ी आर्टिकल्स। अभी मिल जाता है मैम टाइम लिखने का आपको? अब तो हम अपनी प्लीडिंग्स और ड्राफ्टिंग्स में ही लगे रहते हम आप थिएटर एक्टिविटीज़ भी करती हैं? हैं। हमारे जागृति थिएटर्स के नाम से सर का ग्रुप है, उनका बड़ा भरोसा रहा इस बात का कि मुझे वो एक्टिंग करा सकते हैं। आपका क्या रोल था मैम उसमें? आई वॉज द वाइफ। ओके, ग्रेट। आपकी जो इंटर्न्स है मैम, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि हम मैम से जो पूछते हैं मैम उसका तो जवाब देती हैं, लेकिन मैम उसके अलावा भी हमें इतनी सारी नॉलेज देती हैं, तो आपके स्टूडेंट्स आपसे बहुत खुश रहते हैं। नहीं, वो मेरा भी स्वार्थ है ना। मैम, आपने हैंडराइटिंग, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, ये फाउंडेशन कोर्स भी किया है, ये कितना मदद कर रहा है मैम आपके? बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा हुआ कि मैंने केसेस भी करे हैं ना बहुत सारे इस तरह के। हम लोग सिविल में तो डायरेक्ट एविडेंसेस कई बार नहीं मिलती, तो हमको सर्कमस्टांशियल से चेक करना पड़ती हैं चीज़ें। तो सिग्नेचर्स थे, ओरिजिनल सिग्नेचर्स थे, लेकिन जो राइटिंग थी वो अलग थी। तो नेकेड आई से भी कुछ चीज़ों को पता चलता है। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी अगर बात बताऊं, तो जो हमारी हैंड राइटिंग है, अगर आप लिखने की स्टाइल देखेंगे, तो जब हम लिखते हैं हमारी फ्री फ्लो की राइटिंग, हम कितना भी बना के लिखेंगे, कुछ शब्द हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। उसकी हमारी जो करेक्टरिस्टिक है वो चेंज नहीं होती। हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बट उसका बेसिक करेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता। तो कई बार हमारी जो मूवमेंट होती है, हम एल्बो को प्रेस करके लिखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो रिस्ट को प्रेस करके। दोनों राइटिंग्स में फ़र्क होगा। पेन प्रेशर्स हैं, स्लांट्स हैं, बहुत सी चीज़ें। आप अपने साइन करेंगे तो फ्री फ्लो से करेंगे, आप किसी के साइन करेंगे तो आपका पेन प्रेशर अलग अलग जगह पर होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में इसका बड़ा बेनिफिट भी मिला, हम बताने चाहेंगे। वन दैट केस। उसमें हुआ ये था कि हमारे एक मतलब माई पार्टी, दे हैड अ अग्रीमेंट विद द अदर पार्टी, और उसमें पैसे का लेन देन हो गया था, बट टाइम पीरियड 5-6 महीने का लग गया। अब देहरादून में हो क्या गया है कि जब से ये कैपिटल बना ना, तो प्रॉपर्टी ऐसे बढ़ती है, एस्केलेट करती है ना, वेरी हाई प्रोग्रेशन। और ये 2006 के बाद तो थोड़ा सा शांति हुई है, लेकिन उसके पहले तो आई हैव सीन बात करते करते पैसे बढ़ जाते थे, मतलब खरीदार और जो सब्सिक्वेंट कोई और बायर हो। तो उसमें ये हो गया कि उन्होंने पैसे ले लिए, बाद में पता चला प्रॉपर्टी हमारी कीमती है, लेकिन लिखा पढ़ी हो गई थी, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट था, एक रिसीट भी थी। दैट ही वॉज डिनाइंग, मेरी रिसीट नहीं है। तो उन्होंने एक हैंडराइटिंग एनालिसिस कराया उसमें। अब जो हैंडराइटिंग एनालिसिस वाले थे, उन्होंने रिपोर्ट वो दी जो उन्हें चाहिए थी दूसरी पार्टी को, लेकिन क्योंकि मुझे पता था वो सिग्नेचर्स हमारे जो हैं उस तरह के थे नहीं, जो वो प्रोजेक्शन जा रहा था उनके सिग्नेचर्स सही थे। हमारे वहाँ पे सिग्नेचर्स का कोई मतलब नहीं था, बट उनके सिग्नेचर्स सही थे और उनकी रिसीविंग हो रखी थी उस अमाउंट की, उसी से रिलेटेड सिग्नेचर्स थे सारे। तो फिर उसमें जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आए, उनके फील्ड को वो जानते हैं, वाई वुड आई गेट इन टू दैट, बट आई डेल्व इन टू माई फील्ड। फिर आई ब्रॉट हिम टू द लेवल जहाँ वो सिग्नेचर्स की एडमिशन उस तरह से हुई कि अल्टीमेटली वी वन द केस दैट ही हैज़ रिसीव्ड द अमाउंट, और अब हमारे को जो है प्रॉपर्टी इसको बेचनी ही है, मतलब सेल डीड एग्जीक्यूट करनी है। तो बड़ा मज़ा आता है उसमें जब वो सारी होती है ना कैलकुलेशंस, एंड यू सी द साइज ऑफ द फॉन्ट, स्टाइल ऑफ द फॉन्ट, स्लांट ऑफ द फॉन्ट, उसका राइटिंग पैटर्न, सो मेनी थिंग्स। आपको मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यदि बताऊँ, ग्राफोलॉजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिस्टम्स। हालांकि हैंडराइटिंग एनालिसिस एंड ग्राफोलॉजी आर टू डिफरेंट थिंग्स। आज के ज़माने में सिग्नेचर्स को बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, ऐसे मत लिखो, ऐसे मत करो, लाइन लगाओ, डॉट लगाओ। तो ग्राफोलॉजी से यहाँ तक भी पता चलता है कि कोई बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं है।
आजकल स्कूल्स में काउंसलिंग में ग्राफोलॉजी इज़ बीइंग इंक्लूडेड, तो अब इसके सर्टिफिकेट कोर्सेज होने लगे हैं। और यहाँ तक कि अगर अच्छा कोई जानकार हो तो भी ये भी डायग्नोज करके आपको बताएगा कि ये बंदा कैंसर तो नहीं सफ़र कर लेगा कभी। दैट इज़ वॉट साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी इज़। नॉन साइंसेस में से वैसे डायरेक्ट नहीं है बहुत, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपने किया है मैम फाउंडेशन? मैंने हाँ किया है, अभी क्लास ही नहीं अटेंड करने का टाइम मिला बीच में, बट आई वाज डूइंग। मैं आपको देने वाली हूँ पॉडकास्ट के बाद एक एनालिसिस के लिए। ओके मैम, आप आर्टिकल्स भी लिखती हैं, आपने बहुत सारे लॉ एंड वुमेन के ऊपर आपने काफ़ी आर्टिकल्स, अभी मिल जाता है मैम टाइम लिखने का आपको? अब तो हम अपनी प्लीडिंग्स और ड्राफ्टिंग्स में ही लगे रहते हैं, बट कभी कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टच करती है ना तो फिर नहीं रुका जाता। जैसे निर्भया वाला जब हुआ था इंसिडेंट, तो इट वाज रियली, इट हैड गॉन डीप डाउन, बहुत बुरा लगा था। तो लिखा था, तब पेपर वगैरह में भी आया था, बट मतलब वो होती है ना, दैट इज़ व्हेन यू आर इन दैट इंटेंस स्टेट ऑफ माइंड। अब तो यहाँ दौड़ लगी रहती है, बिकॉज सिविल बहुत ज़्यादा लॉयर्स आते नहीं है अब नए वाले, बिकॉज इट्स अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, और हम लोगों का अभी नंबर्स कम हो गया है एंड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है वर्क का, तो वो उतना टाइम नहीं मिलता। बट आई मिस आउट ऑन दैट। आई लव टू राइट हिंदी इंग्लिश कैसे भी, बट नहीं मिल पाता, समय कम हो गया। और आप एक्टिवली बिल्कुल लीगल अवेयरनेस कैंप्स में है आपका, वर्कशॉप्स आप लेती हैं आकाशवाणी, है ना मैम, सेमिनार्स आप काफ़ी ले चुकी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैं आपका देख रही हूँ। बल्कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा अगर मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करने लगूँ, है ना। एक चीज़ में डिस्कस करना, मैम आप थिएटर एक्टिविटीज़ भी करती हैं? हमारे ना जब मैंने लॉ करी ना, तो लॉ में मेरे टाइम पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अभिनंदन सर, बहुत ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही एंड मैम नीरा मैम, दे आर एक्टिवली इनटू थिएटर। जागृति थिएटर्स के नाम से सर का ग्रुप है। उनका बड़ा भरोसा रहा इस बात का कि मुझे वो एक्टिंग करा सकते हैं। इंटरेस्ट तो रहता ही है, एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हम मूवीज़ देखते हैं तो लगता है वाह यार हमें भी आना चाहिए, नहीं आता, टाइम भी नहीं होता। बट उनका इतना फेथ रहा कि उन्होंने एक प्ले डायरेक्ट किया, वृक्ष, एंड ही गेव मी द मेन लीड। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मतलब पब्लिकली रोने की आदत तो है नहीं, मुझे नॉर्मली भी रोने की ज़्यादा ऐसी कोई आदत नहीं तो उसमें रोने की सीन था, तो सर ने बोला तुम्हें करना है। मैंने कहा सर मुझे नहीं आता रोना तो वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर था, जैसे वो वृक्ष का हाँ नाम था। नहीं, वो तो ह्यूमन मेंटालिटी के ऊपर था कि एक आंगन में एक पेड़, हस्बैंड जो है वो बरसात में आता है, बच्चे के साथ खेल रहा था, सडनली बिकम्स अ ट्री। तो बहुत लोग देखने आते हैं उस पेड़ को, एंड वो लोग काफ़ी हम्बल थे, लेकिन पेड़ को देखने इतने लोग आने लगे, सब न्यूज़ में चला गया, तो बहुत पैसे कमा लिए। तो इवेंचुअली ये हुआ कि आंगन में जो है घर बनाना है, नया घर बनाना है। तो वो आके बोलता है आर्किटेक्ट की मैडम बाकी सब तो ठीक है, वाइफ को बोलते, पहले तो वो रोती बहुत है, बाद में उसको बोलते है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये पेड़ बीच में आ रहा है, तो बोलती काट दो। तो वो दिखाया कि क्या हमारा स्वार्थ का लेवल है। तो आपका क्या रोल था मैम उसमें? आई वॉज द वाइफ। ओके ग्रेट। और उसको रोना था, और मैंने बोला सर मुझे तो नहीं आता रोना तो आपने काटा लिटरली पेड़? नहीं, वो तो मैंने कहना ही था ना, काटना तो किसी को था। बट हैट्स ऑफ टू द गाय जो 55 मिनट बिना मूव करे खड़ा रहा वहाँ पे, जो द गाय हु प्लेड माय हस्बैंड्स रोल। आई स्टूड लाइक, पर मैं वो कह रही कि मैम आप मतलब इतना सारा मल्टी टैलेंटेड एक वो है, मतलब मैं क्या बोलूँ, हमारे तो नहीं, ये तो मतलब गाइडेंस हो जाती है ना, तो कोई भी ऐसा कह फील्ड दिया तो मैम कौन सा फील्ड आपने छोड़ा आप ये बताइए। मुझे पेट्स नहीं रखने आते और मुझे प्लांट्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं। बाकी मुझे सब कुछ अट्रैक्ट करता है, बट मुझे आता नहीं है। और एक चीज़ और सुनिए मैम आपके बारे में, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो इंटर्न्स हैं, मैम आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि हम मैम से जो पूछते हैं मैम उसका तो जवाब देती हैं, लेकिन मैम उसके अलावा भी हमें इतनी सारी नॉलेज देती हैं, तो आपके स्टूडेंट्स आपसे बहुत खुश रहते हैं। नहीं, वो मेरा भी स्वार्थ है ना। मैंने 5th में जब संस्कृत पढ़ी थी पहली बार, तो उसमें एक दोहा पढ़ा था, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यानी चोर चुरा नहीं सकता, राजा ले नहीं सकता, भाइयों में बटेगा नहीं, विद्या का एकमात्र ऐसा धन है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो मेरा स्वार्थ ये है कि कोई मुझसे पूछेगा तो जितना मुझे आता है मैं बताऊंगी, तो फिर मैं और पढ़ूंगी कि नेक्स्ट टाइम कोई पूछे तो मुझे और आना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना, तो सीखने की बहुत अच्छी गुरु भी है। मैं वही तो कह रही हूँ आपके वो टैलेंट निकलते हैं। और एक मैम आप स्पोर्ट्स से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में बताइए मैम। स्पोर्ट्स का भी मेरा बहुत अच्छा फील्ड नहीं है, बट मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। आई बीन क्रिकेट एकेडमी, उत्तराखंड क्रिकेट एकेडमी की चेयरपर्सन में रही हूँ,
बहुत मुझे जानकारी तो नहीं है, बट अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ मैंने एक चीज़ देखी है, हमारे इस समय जो हमारे बार के सेक्रेटरी है, ही इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छा उनका क्रिकेट वगैरह में भी होल्ड रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है जो स्पोर्ट्स वाले हैं ना, उनके साथ ये बड़ा अच्छा है, एक तो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हो जाता है, और एक ना उनका सोच लड़ने वाली नहीं होती। मतलब एक तो हम नॉर्मली एग्रेसिव हो जाते हैं, स्पोर्ट्स वालों को इतना पता है कि वो सारा गुस्सा वही निकालना है, फील्ड पे करा के नहीं करना। वो स्पिरिट आ जाता है, दैट स्पिरिट sportsman इज spirit is वो very बड़ी, important. दैट इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, अच्छा लगता है। मैं गई हूँ, बहुत सारे मैंने मैचेस देखे भी हैं और स्टार्ट भी कराए हैं, बट मुझे खुद को बहुत ज़्यादा नॉलेज स्पोर्ट्स की नहीं है। पर आप बहुत मोटिवेट करती हैं, मैंने सुना है आप जो यूथ मोटिवेट है मुझे उनको। अच्छा लगता है, वन शुड, मुझे सबके जो जिसे अच्छा लगता है करने में, अगर मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ईश्वर ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, आई मस्ट ट्राई फॉर दैट। पुश कर सकते हैं, बाकी तो वही लोग करते हैं, मेहनत उन्हीं की रहती है, मैं तो खाली इतना बोलती हूँ करो। मैम आपने इतने सारे केसेस लड़े हैं और बहुत उसमें आपने अच्छी खासी मतलब काफ़ी केसेस आप जीती भी हैं, कोई ऐसा केस जो आपके दिल के बहुत करीब है? हाँ है, तो मतलब दिल के करीब भी क्या मैं बताऊँ आपको, वो केस जीतने के बाद मुझे बाद में अफसोस बहुत हुआ, मैं आपको सच बताऊँ, मतलब वो इट जस्ट हिट मी हार्ड। मैं बताती हूँ, हुआ ये था कि एक व्यक्ति की शादी हुई, और शादी के बाद वो जो वाइफ हैं उनकी, उनको टीबी हो गया, इन्होंने उन्हें उनके मायके में छोड़ दिया, बुरा भी लगा उन्हें, ये बंदा जॉब में था, गवर्नमेंट जॉब में था, तो उन्हें इतना बुरा लगा वाइफ को, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, टीबी तो ठीक हो गया, इवेंचुअली शी बिकेम अ प्रिंसिपल ऑफ सम गुड कॉलेज, शायद गवर्नमेंट कॉलेज में चली गई वो। इधर क्या हुआ कि क्योंकि ये रहते थे पहाड़ में किसी इंटीरियर में, तो पेरेंट्स ने बोला अब तेरी शादी करके क्या फ़ायदा, और बीवी तेरी चली गई, हमें कौन लुक आफ्टर करेगा। तो वहाँ पे गांव में देयर वाज अ लेडी जिसका कोई था नहीं, इन्होंने उसके बंदे के पेरेंट्स ने उस लेडी से इनकी शादी कर दी, इस बंदे की, और 2 शादियाँ हो गई। अब जब वो प्रिंसिपल बन गई, खूब अच्छा जॉब हो गया, इन द मीन टाइम ये व्यक्ति वहाँ भी जाते रहे और यहाँ भी वाइफ रखी हुई थी इन्होंने। अब वहाँ 3 बच्चे हो गए और वो बहुत वेल प्लेस्ड हो गई, तो इनका इंक्लिनेशन वहाँ हो गया। पहली वाली? हाँ, पहली वाली के साथ। दूसरी वाली का एक बेटा हुआ, इन लॉज के लिए तो बहुत अच्छा था, वो जब तक ज़िंदा रहे वो ठीक रही। उसके बाद इन लॉज की डेथ हो गई, तो ये उन्हें देखे ही ना। इस दौरान इनका बेटा 28 साल का हो गया। अब बच्चा इंटेलिजेंट था, इंजीनियर भी था शायद, तो बातचीत होती है जैसे यार मेरी मम्मी के साथ ऐसा हो गया, तो किसने सलाह दी कि तुम ना मेंटेनेंस का मुकदमा डलवा दो, एटलीस्ट इन्हें एक अमाउंट पेंशन का मिलता रहेगा। ठीक है, उन्होंने मुकदमा डाला, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द हस्बैंड। अब एज अ लॉयर एक जिम्मेदारी ये होती है, आपके पास जो आया आपको उस ग्रीवांस को सुनना है ना। मैंने उस मुकदमे में कोर्ट के सामने ये बात रखी कि सिंस ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, तो वाइफ तो ये थी नहीं, तब तक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं आया था, उसके आने के बाद कुछ सिचुएशंस चेंज हुई, लेकिन ये 2002 की बात है। तो उस समय क्या हुआ कि उनका जो है वाइफ की तरफ से जो आया मैटर आगे, तो मैंने ये कहा कि सिंस शी इज़ नॉट मैरिड तो मेंटेनेंस इनका नहीं बनता, मेंटेनेंस खाली वाइफ मांग सकती है। उनका वो मैटर टर्न डाउन हो गया। मेरा क्लाइंट बहुत हैप्पी था, मैं भी जीत गई। मुझे बुरा लग रहा था उस लेडी के लिए, उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत तकलीफ हुई सुन के। 1 month आफ्टर, हर सन, ओनली सन, दी ओनली सपोर्ट शी हैड इन हर लाइफ, वो और उसकी फियांसी मसूरी से आ रहे थे, दे मेट विद एन एक्सीडेंट, द गाय डाइड ऑन द स्पॉट। मैं अभी भी, मेरे ना गूज़बम्स हो रहे हैं बताने में, आई फेल्ट सो बैड, आई कांट टेल यू। जीतने के बाद भी अफसोस हुआ, मतलब वो तकलीफ़ मुझे हमेशा रहती है। मैं नहीं जानती अभी भी, क्योंकि मुझे तो मेरे ईश्वर ने जो कर्म नियत करे हैं मुझे वो करने हैं, लेकिन ये जो था ना, दिस वॉज रियली आई मीन सैड, मुझे बहुत बुरा लगा, बट आई रियली डोंट नो वेयर दैट लेडी लिव्स, आई डोंट नो हाउ टू हेल्प हर आउट, अब ईश्वर ही करेंगे, मैं नहीं जानती। बट वो जीतने के बाद भी तकलीफ़ वाला मुकदमा था। और उसके बाद चेंजेस आए, 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, तो जो इस तरह के रिलेशनशिप्स हैं उसमें कम से कम विमेन को प्रोटेक्ट कर दिया गया, जो कि पहले नहीं था। आपके बहुत सारी प्रोफिशिएंसी है लैंग्वेजेस में, है ना, और पहाड़ी भाषा भी आपने लिखी है कि तो मैम ये पहाड़ी भाषा में पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमें 2 लाइनें बोलकर सुनाएं, और मतलब ये भाषा आपको कितना ज़्यादा मदद करता है अपने क्लाइंट से, क्योंकि आप उत्तराखंड में सर्व कर रही हैं, है ना, कनेक्ट करने में। नहीं करते हैं, कनेक्ट करते हाँ जी हैं। मैम। बहुत तो मुझे नहीं आती, समझ मुझे सारी आती है, बोलनी मुझे थोड़ी बहुत थोड़ा आती है। कुछ भी जो आपने अभी तक सीखा जैसे हो। पूछना हो बच्चे सो गए तो मैं बोलती हूँ
नौनी सेंगे नानी से के वाह। और या कोई कहीं से आया है तो मुझे लगता है ऐसे पूछ लो उनको तो उन्हें लगता है कि कोई अपनी भाषा में बोलता है तो थोड़ा वार्म फील होती है ना, तो कख बैठी और सो स्वीट। और या फिर दगड़ी हो नमस्ते। नॉट मच, थोड़ा मतलब समझ में तो सारी आती है, बोलनी नहीं आती क्योंकि मेरे साथ कोई बोलता नहीं है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कोई बोलेगा देन आई विल पिक अप। ओके मैम एक रैपिड फायर खेलना चाहेंगे, रेडी है? हाँ। लॉ स्कूल ज़्यादा मुश्किल था या असल वकालत? बड़े इंटरेस्टिंग है दोनों। मैं तो लव दिस फील्ड, आप हैरान होंगे। मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ अच्छी वाली विद माई क्रेडेंशियल्स, और लॉ हैज़ बीन एन इनर कॉल। मेरे घर वाले बहुत नाराज़ थे इस बात से, व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद यू, बट लॉ दोनों आई मीन आई कैन बाय गॉड्स ग्रेस सारी ज़िंदगी में कर सकती हूँ। आप हैरान होंगे इस बात को सुन के, आज 30 साल के बाद भी मुझे वही एक्साइटमेंट होती है फॉर एवरी केस जो मुझे पहले दिन होती थी। सो इट्स बेसिकली नॉट प्रोफेशन, माई पैशन। ओके ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड या सस्टेन्ड, क्या सुनना ज़्यादा सुकून देता है? अगर मुझे करना है ऑब्जेक्शन तब तो सस्टेन होना चाहिए अगर ऑपोजिट पार्टी के तो ओवररूल होना चाहिए। देर रात तक केस स्टडी करने के लिए आपकी लाइफ लाइन क्या है? चाय, कॉफ़ी या सिर्फ टेंशन? नो नथिंग। मेरे को तो आई टोल्ड यू ना, आई लव दिस। अभी तक मुझे बहुत देर तक बैठ के खाली 2 ही केसेस तैयार करने पड़े। एक केस में मेरा क्लाइंट जो था, ही वॉज एन ओल्ड गाय ऑफ 75 ईयर्स ऑफ एज, और उनका मुकदमा बिल्कुल नील था। द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वॉज मेरे मैंने औरंगाबाद में काम किया जब, तो मेरे उन सीनियर ने बोला जब सिचुएशन बुरे से बुरी हो, इससे बुरी नहीं हो सकती, तो ये सोचो अब तुम जो करोगे ये ठीक होगी। विद दैट स्टेट ऑफ माइंड मैंने वो मुकदमा लड़ा। इट वाज बेसिकली अ केस जो जिनसे मैंने काम सीखा वी के कोहली सर, उन्होंने उस मुकदमे को ज़्यादा, वो उन्हें पता था कि ये वाला मुकदमा कैसा रहने वाला है, तो मैंने बोला सर आप क्यों हारते हो, मुझे दे दो, आई विल ट्राई। हारना ही तो है ना, उससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। देन आई वर्कड हार्ड ऑन दैट एंड गॉड वाज सो काइंड, वो मुकदमा हम जीते। और इसलिए फिर वो दैट इज़ हाउ इट इज़, यू नो, इट कीप्स यू गोइंग देन। ओके अगर वकील ना होती तो क्या होती मैम? मुझे पता नहीं, शायद साइंटिस्ट होती मैं, बिकॉज आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन फाइबर ऑप्टिक्स, और मैं होती भी तो इसराइल में होती फिर क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो फाइबर ऑप्टिक्स या तो यूएस में था या फ्रांस में था या इसराइल में था। इंडिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वे बैक, अब तो बहुत कुछ हो गया। कोई ऐसा कानून या सेक्शन जिसे आप तुरंत देश से ख़त्म करना चाहती हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, एक को कैसे बताएं इसमें सबसे पहले तो ख़त्म तो नहीं, मॉडिफाई करने में, क्योंकि जिन्होंने बनाया उन्होंने भी बहुत कुछ सोच के बनाया होगा। मॉडिफाई यही कि बहुत जगह जहाँ प्रो वन जेंडर अप्रोच है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होनी चाहिए, और बजाय कि जेंडर के जाने के इट शुड बी बेसिकली अग्रीव्ड। मेरा मन ये कहता है कि वुमेन की जगह भी वर्ड अग्रीव्ड हो तो शायद बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। वेरी ट्रू मैम। ओके क्या आपने कभी किसी मूवी का डायलॉग असल कोर्ट रूम में मारने का प्रयास किया है? नहीं, मुझे अपने ही डायलॉग बहुत आ जाते हैं। ओके मैं बहुत मूवीज़ नहीं देखती एक्चुअली, और जो मैं देखती हूँ वो कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते। जॉली एलएलबी मैम बहुत हिट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक डायलॉग जो मैं बहुत बार बोलती हूँ, जैसे कोई बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन कैसे होगा, तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जब सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम तभी आती है। यानी हर बच्चे का बाप पहले पैदा होता है, तो पहले सॉल्यूशन होगा तो प्रॉब्लम आया होगा। मैम एक अच्छे वकील की सबसे बड़ी खूबी, तेज़ दिमाग या बेहतरीन आवाज़ बोलने की कला? दोनों चीज़ें, इन एडिशन टू कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। एक अच्छे वकील होने के लिए ना तो आपको इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, ना आपको बहुत अच्छी आवाज़ होने की ज़रूरत है। आपके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। आपको मैं बताऊं, हमारा जो प्रोफेशन है सबसे कम इन्वेस्टमेंट का प्रोफेशन है। इसकी कुल मात्र एक इन्वेस्टमेंट है कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। ना तो आपको लाइब्रेरी की ज़रूरत है, बिकॉज जो सीनियर के पास आप काम सीखेंगे वहाँ लाइब्रेरी है। अगर सीनियर नहीं मिलते तो हमारी हर बार की एक लाइब्रेरी है, आप काम शुरू करेंगे लाइब्रेरी की फुल सपोर्ट है। और बाकी तेल का खर्चा है, आजकल थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा डिस्प्ले वाला शौक ज़्यादा है, लेकिन अगर सिंप्लिसिटी से चलें तो इन्वेस्टमेंट निल है इसमें, सिवाय हार्डवर्क की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कानून अंधा होता है या सिर्फ बहुत ज़्यादा बिजी? बहरा भी बहरा भी होता है, सॉरी। देखो ना मुंह बंद है। ओके तो बेसिकली हम गांधी जी के तीनों जो है ना वो एस्पेक्ट्स को देखते हैं।
कानून बना बहुत अच्छा है, बस वो ये इम्प्लीमेंटेशन का सारा प्रॉब्लम है। मैम अपनी मेंटल हेल्थ को आप कैसे फिट रखती हैं? मैं प्राणायाम करती हूँ सुबह उठ के, दैट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सुबह उठ के सबसे पहले जो एक्सरसाइजेज जो मुझे दोज कीप मी गोइंग आई ट्राई टू, अगर मेरी मिस हो जाए तो मुझे लगता है आज मेरा दिन में कुछ गड़बड़ हो गया है फिर मैं गाड़ी चलाते हुए देन आई ट्राई टू डू इट, क्योंकि मेरे को योगा मुद्रास का, योगा आई बिन डूइंग फ्रॉम क्लास 9th ना, तो योगा मुद्रास मेरे को कुछ ऐसी मालूम है, जैसे अगर माइंड को फ्रेश रखना है तो ये एक बहुत अच्छी ज्ञान मुद्रा है। आप देखेंगे पुराने सेजेस बहुत सारे इस मुद्रा में बैठते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हेडेक भी हो रहा हो, आप थोड़ी देर इस मुद्रा में बैठे, आपका हेडेक कम होना शुरू हो जाता है। दोनों इसका बेनिफिट ये है, अगर 45 मिनट किया जाए तो अगर बाय बर्थ मेंटल इलनेस नहीं है और वो इलनेस बाद में किसी इंसिडेंट के कारण हुई है तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है रिलीव होने में। तो मेरा तो चलते योगा आप करती चलता हैं ना अपने मेंटल हेल्थ को? यस मैम जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, है ना, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं वही कहूँगी उन्हें कि आप इस फील्ड में ज़रूर आएँ भी, और इस माइंड से आएँ कि मुझे अपने को कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क पे रखना है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि फिल्म्स में और टीवी में ओवरनाइट जो है आप करोड़पति हो जाएंगे, तो बिल्कुल मत सोचिए। इट्स अ डिफरेंट फील्ड, इट इज़ अ रिवर्स फील्ड। रिवर्स फील्ड में ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें शुरू में ना इम्पोर्टेंस है, ना पैसा है, ना काम है, लेकिन बाय द टाइम यू स्टार्ट अर्निंग यू ग्रे हेयर, दुनिया रिटायर हो जाती है और हमारा काम जो है वो बेटर हो जाता है तो बोरिंग है, बट 4 साल के पीरियड अगर कोई भी इनिशियल स्टेज में कर लेता है कवर, तो फिर उसको देन स्काई इज़ द लिमिट, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। और क्या इसके लिए एसेंशियल मैम रिक्वायरमेंट्स अगर किसी को इस फील्ड में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट। मतलब मैंने बोला ना, कोई शॉर्टकट के बारे में मत सोचिए, आप पूरी तरह रीडिंग जितनी ज़्यादा करेंगे, मतलब हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप कूद रहे हो उधर से उधर, नो, रीड एज मच एज यू कैन। हर शब्द में मीनिंग ढूंढिए, जैसे हम गीता में बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक चौपाई बताऊं, हनुमान चालीसा का एक है ना, राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभू, इसे दोनों तरह से आप देखिए, यानी आपके हृदय में, हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता का वास है, या ये देखिए कि हनुमान जी बसते हैं राम लक्ष्मण सीता उन तीनों के दिल में। यही इंटरप्रिटेशन है, यही लॉ है। ग्रेट। तो हर जगह से मिल सकता है कुछ ना कुछ। अनुपमा मैम, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सवाल तो बहुत है, मैंने बोला ना समय के, तो मैं चाहूँगी कि मैम आप हमें फिर समय दीजिए, है ना, और हम दोबारा आपको इनवाइट करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स छूट गए हैं जिस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। हाँ, एक छोटी सी मैं ऐड कर दूं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो सीनियर सिटीजन वाले में ना एक रिवर्स मॉर्गेज का भी प्रावधान है, क्योंकि कोई लोग अगर सुने शायद किसी को बेनिफिट हो। बच्चों को अगर आप अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो आप रिवर्स मॉर्गेज कर सकते हैं। जब तक आप जीवित हैं आपके लिए अपना पैसा अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जिस बच्चे के नाम पे जाएगी, अगर उसने जीते जी आपको लुक आफ्टर नहीं किया, तो पहले वो EMIs पे करेगा, तब प्रॉपर्टी उसे मिलेगी। ये भी एक प्रोटेक्शन है। सॉरी, उस टाइम मेरे नहीं बिल्कुल, मैं ये ऐड ऑन ये हाँ ज़रूरी, इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट है ये उनके लिए जो कर लेते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ लवली सेशन। मुझे बड़ा मज़ा आया, आपके सवाल अच्छे थे तो मुझे जवाब देने के लिए भी आसानी होगी। हम चाहते हैं मैम दोबारा आप हमें समय दीजिए, है ना, आप इतने बिजी शेड्यूल से आए हैं, मुझे पता आप सीधा कोर्ट से आ रही हैं, है ना, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हमने बातचीत की अनुपमा मैम से। ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट से हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।